स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि मोरूला कैसे बनता है और ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन कब होती है। मोरूला हम 8, 16 या उससे ज़्यादा सेल स्टेज को कहते हैं। जब वो यूट्रस में आ जाता है तो उसमें कॉम्पैक्शन का प्रोसेस हो जाता है, फिर सेलुलर रीअरेंजमेंट हो जाती है और उसके बाद सेल मज़ीद रीअरेंज हो जाते हैं और उसमें डिफ्रेंसिएशन हो जाती है। आउटर के लिए ट्रोफोब्लास्ट बन जाती है और इनर साइड पे कुछ सेल्स अरेंज हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं इनर सेल मास, या हम उसको बोलते हैं एम्ब्रियोप्लास्ट। और इस कंडीशन में, इस स्टेज में उस एम्ब्रियो के अंदर एक कैविटी भी अपीयर हो जाती है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी, और स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टुला स्टेज। तो फिर ये जो बॉल है ये अपनी आउटर लेयर को रप्चर कर देते हैं, यानी कि ज़ोना पेलुसिडा की लेयर रप्चर हो जाती है और जो ब्लास्टुला है वो अपनी लेयर से बाहर निकल आता है। तो इसको हम कहते हैं हैचिंग ऑफ द ब्लास्टुला। अब जैसे ही ज़ोना पेलुसिडा की लेयर की ब्रेकडाउन होती है तो ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स बहुत ज़्यादा स्टिकी बन जाते हैं और ये आकर एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाते हैं। तो इस अटैचमेंट को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ये अटैचमेंट स्टार्ट होती है डे 7 पर और कंप्लीट होती है डे 10 या डे 12 पर। आपको याद रहे कि ये जो डेज की काउंटिंग है ये हम विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन को हम डे 1 कंसिडर कर रहे हैं। डे 3 पर या डे 4 पर मोरूला पहुंचता है यूट्रस में और फिर नेक्स्ट 3 डेज के लिए वो फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में होता है यूट्रस के अंदर। फिर जब उसकी ज़ोना पेलुसिडा की लेयर हट जाती है 6th या 7th डे पर, तो फिर वो आकर इम्प्लांट हो जाता है विद द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो यहाँ से हम बात स्टार्ट करते हैं कि जो ट्रोफोब्लास्ट है पहले तो वो एक सिंगल लेयर में होता है, लेकिन जब ये अटैच होना चाहता है विद द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, तो ये अपने लिए एक आउटर लेयर बना देता है, बाहर की तरफ एक लेयर बना देता है। तो फिर ट्रोफोब्लास्ट के पास 2 लेयर्स हो जाते हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। तो जो आउटर लेयर है वो उस साइड से जो कि एंडोमेट्रियम को फेस कर रहा होता है वहाँ से अपने लिए इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाने स्टार्ट कर देता है जिसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। इस तरीके से प्रोजेक्शंस की तरह है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं विलाई। तो ये कोरियोनिक विलाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। एक फंक्शन तो इसका ये होता है कि इसने सिक्रीट करने होते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को ऑन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग टू डाइजेस्ट इट। तो ये यहाँ से एंडोमेट्रियम के ऊपर प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज़ करता है ताकि इस एम्ब्रियो को एम्बेडेड कर सके विद द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, लेकिन ये इसको जस्ट फंक्शनल लेयर तक लेकर जाएगा, ये उसको एंडोमेट्रियम की बेसल लेयर तक नहीं लेकर जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये एम्ब्रियो जाएगा, एम्बेडेड होगा इनसाइड दिस एंडोमेट्रियम लाइनिंग, तो उसके लिए कोरियोनिक विलाई रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट काम इस कोरियोनिक विलाई का कि इसने एक हार्मोन रिलीज़ करना होता है जिसको हम कहते हैं HCG, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। और HCG का काम ये होता है कि इसने कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना है ताकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज़ होता रहे और वो इस एंडोमेट्रियम को मज़ीद थिक बना सके, इसको मज़ीद वेस्कुलराइज कर सके और इसको ग्लैंडुलर बना सके और मायोमेट्रियम की जो कॉन्ट्रैक्शन है तो उसको स्टॉप कर सके। तो इसके लिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन का रिलीज़ होना इम्पॉर्टेंट होता है और उसके लिए कोरियोनिक विलाई रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप देख भी सकते हैं कि ये जो कोरियोनिक विलाई हैं ये अंदर को दंस रहे होते हैं, ये एम्ब्रियो को एम्बेडेड कर रहे होते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग में। ये मदर की ब्लड वेसल्स हैं उस एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, तो उसकी तरफ अंदर इसको लेकर जा रहे होते हैं। तो इस वाली स्टेज में ये एम्ब्रियो पूरा का पूरा इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के अंदर आ जाता है और जो मदर की ब्लड वेसल्स हैं वहाँ तक ये एम्ब्रियो अपनी कोरियोनिक विलाई को पहुँचा देता है। बाद में यही कोरियोनिक विलाई कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्लेसेंटा। तो जो कोरियोनिक विलाई का काम था यानी कि HCG रिलीज़ करते जाना थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, तो फिर उसका काम ये प्लासेंटा ले लेता है जब प्लासेंटा बन जाता है इन्हीं कोरियोनिक विलाई से। तो ये हमने ट्रोफोब्लास्ट का एक काम पढ़ा कि उसकी आउटर लेयर कोरियोनिक विलाई बना देती है ताकि उस एम्ब्रियो को एम्बेडेड कर सके इनटू द फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम और HCG हार्मोन को रिलीज़ कर सके। अभी तक हमने इनर सेल मास की जो रीअरेंजमेंट है उसको डिस्कस नहीं किया है, जस्ट हमने ये पढ़ा कि जो एम्ब्रियो है वो किस तरीके से इम्प्लांट होता है, किस तरीके से एम्बेडेड होता है इनसाइड द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, किस तरीके से वो उसके अंदर टोटली चला जाता है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा थ्योरी से पढ़ते हैं। इम्प्लांटेशन कहते हैं अटैचमेंट या एम्बेडिंग ऑफ द डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट विद इन द वॉल ऑफ यूट्रस। तो ब्लास्टोसिस्ट पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर चला जाता है तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन।
जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके पास 2 टाइप के सेल्स हैं। एक को हम बोलते हैं आउटर सेल मास या ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर साइड पे अरेंज हुए हैं, एक तरफ अरेंज हुए हैं, उनको हम बोलते हैं इनर सेल मास या सिंपली ICM। और इनको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, इनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स। ब्लास्ट का टर्म हम ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरीके से ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं बोन के पास जो बोन की ग्रोथ कर रहे होते हैं, इसी तरीके से ये जो है एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स हैं और ये स्टेम सेल्स होते हैं। इनमें टूटीपोटेंसी की एबिलिटी होती है। टूटीपोटेंसी का मतलब ये है कि सेल के पास इंफॉर्मेशन हो कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सके। अब जिस तरीके से हमारे स्किन के सेल्स हैं वो यूनिपोटेंट है, वो डिवाइड होकर जस्ट स्किन के सेल ही बना सकते हैं। जो स्टमक के सेल्स हैं वो यूनिपोटेंट हैं, वो जस्ट डिवाइड होकर स्टमक के सेल्स ही बना सकते हैं। लेकिन जो एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल्स हैं ये टूटीपोटेंट है, ये एक कंप्लीट, हर एक सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो अब हम इन दोनों की फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। जो ट्रोफोब्लास्ट है वो बाहर की तरफ अरेंज हुए सेल्स होते हैं, पहले सिंगल लेयर में और फिर अपने लिए एक दूसरी लेयर बना देते हैं। तो आफ्टर द ब्लास्टोसिस्ट हैचिंग ट्रोफोब्लास्ट बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। ये डिस्प्ले करता है एडहेशन मॉलिक्यूल्स को अपनी बाहर की सरफेस के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं L-सेलेक्टिन, ताकि ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ अटैच हो सके। और ये ट्रोफोब्लास्टिक लेयर सिक्रीट करते हैं एंड डिस्प्ले करते हैं कुछ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, जिनको हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव फैक्टर्स। अपनी बाहर की लेयर की तरफ ये कुछ इम्यूनोसप्रेसिव फैक्टर्स को डिस्प्ले कर रहे होते हैं और कुछ सब्सटेंसेस अपनी बॉडी से बाहर भी रिलीज़ कर रहे होते हैं, ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके उस एम्ब्रियो को फ्रॉम द मदर्स WBCs, क्योंकि मदर के लिए स्पर्म फॉरेन पार्टिकल था और ये जो एम्ब्रियो है ये स्पर्म की कंट्रीब्यूशन से भी बना हुआ होता है। तो इसलिए जो एम्ब्रियो है वो मदर के लिए फॉरेन पार्टिकल होता है, तो मदर उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है, लेकिन एक्शन लेती नहीं है क्योंकि ट्रोफोब्लास्टिक अपने बाहर की सरफेस पर कुछ इस किस्म के सिग्नल दे रहा होता है ताकि मदर उसको पहचान न सके। मदर की जो WBCs है वो इस जो ट्रोफोब्लास्ट है इसको पहचान न सके कि ये एम्ब्रियो का पार्ट है। तो ट्रोफोब्लास्ट ने ये किया कि एक तो अटैचमेंट की और दूसरा जो है इसने खुद को मदर की इम्यून सिस्टम से छुपा लिया। फिर हमने कहा कि कोरियोनिक विलाय बनाता है, कोरियोनिक विलाय HCG हार्मोन रिलीज़ करता है और फिर कोरियोनिक विलाय कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्लासेंटा, तो प्लासेंटा भी HCG हार्मोन रिलीज़ करता है। HCG हार्मोन कैन बी डिटेक्टेड इन द यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल, तो जो प्रेगनेंसी का टेस्ट है वो HCG हार्मोन से होता है। ये HCG इसलिए रिलीज़ करते हैं ताकि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर सके, और कॉर्पस ल्यूटियम को क्यों मेंटेन होना है, इसलिए ताकि प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन रिलीज़ हो सके। ये प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन यूटेराइन लाइनिंग के ऊपर एक्ट करते हैं। ये एंडोमेट्रियम को कहते हैं कि ग्लैंडुलर बन जाओ, थिक बन जाओ, वेस्कुलराइज बन जाओ, और मायोमेट्रियम से कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन मत करना। और हम जो इसकी इनर लेयर है इस ट्रोफोब्लास्ट की, उसने क्या करना है, उस इनर लेयर ने इस एम्ब्रियो की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देनी है जो इस एम्ब्रियो को सराउंड करेगी हर एक तरफ से। उसको हम बोलते हैं कोरियन। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। तो बेसिकली उस एम्ब्रियो को 4 प्रोटेक्टिव लेयर सराउंड कर रहे होते हैं। उसके पास 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। उन 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में एक मेम्ब्रेन बनाना, यानी कि कोरियन की मेम्ब्रेन बनाना, ये ट्रोफोब्लास्ट के इनर लेयर का काम होता है। तो हमने ट्रोफोब्लास्ट को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसके साथ अटैच होना, फिर उस ब्लास्टुला को एंडोमेट्रियम के अंदर लेकर चले जाना, HCG हार्मोन रिलीज़ करना और कोरियन बनाना, ये सारा काम होता है ट्रोफोब्लास्ट का। अब हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स को, जिसको हमने कहा कि टोटिपोटेंट सेल्स हैं। हर एक सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की एबिलिटी रखता है। तो ये जो सेल्स हैं ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमने कहा कि जो ब्लास्टुला स्टेज है उसमें सेलुलर डिफरेंशिएशन हो जाती है, सेल अपना काम बांट लेते हैं। एवरी सेल इज कैपेबल टू गिव राइज टू एम्ब्रियो। फंक्शंस इनका ये है, चूँकि ये एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स हैं यानी कि एम्ब्रियो की ग्रोथ कर सकते हैं, तो एक्चुअल जो एम्ब्रियो बनता है वो इनर सेल मास से बनता है। और एम्ब्रियो के अलावा ये फॉर्मेशन करता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की। मैंने आपसे कहा कि 4 मेम्ब्रेन्स होती है एक एम्ब्रियो के पास, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो एक मेम्ब्रेन तो ट्रोफोब्लास्ट बनाता है, रिमेनिंग की 3 मेम्ब्रेन्स यानी कि एमनियन, एलेंटॉइस एंड यॉक सैक,
ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इसको बनाना एम्ब्रियोब्लास्ट का काम होता है। एक्सेप्ट कोरियन, कोरियन किसने बनाया? कोरियन तो ट्रोफोब्लास्ट ने बनाया था। तो दिस मेम्ब्रेन डज नॉट बिकम द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने ट्रोफोब्लास्ट और जो एम्ब्रियोब्लास्ट है उनका काम कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। अब हम इस इनर सेल मास की बात यहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये है इनर सेल मास जो कि इन साइड पे अरेंज हुए हैं। अब ये अपने आप को किस तरफ अरेंज करेंगे? जिस साइड से ये एम्ब्रियो एम्बेडेड होगा इनसाइड द एंडोमेट्रियम, ये उस साइड पे अपने आप को अरेंज कर देंगे। अब इस एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स में सेलुलर रीअरेंजमेंट होगी। सेल्स अपने आप को अरेंज करेंगे 2 लेयर्स में, एक रेड से मैंने शो किया हुआ है और एक जो है ब्लू से शो किया हुआ है। इनमें सेलुलर रीअरेंजमेंट भी हो गई है इस एम्ब्रियोब्लास्ट में, और इसमें सेलुलर डिफ्रेंसिएशन भी हो गई है। जो इसकी रेड की लेयर है इसको हम बोलते हैं एपीब्लास्ट लेयर। अब हम उस लेयर्स को नाम दे रहे हैं जो कि एम्ब्रियोब्लास्ट के सेलुलर रीअरेंजमेंट से बने हुए हैं। ये वाली लेयर कहलाती है एपीब्लास्ट लेयर, और जो ब्लू से मैंने शो किया हुआ है जो इस ब्लास्टोसील कैविटी की तरफ है इसको हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट लेयर। ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ है, हम इसको एम्ब्रियो का ऊपर यानी कि ये इस ब्लास्टोसील के टॉप पर है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एपी। एपी मीन ऊपर और हाइपो मीन नीचे, तो ये नीचे की तरफ लेयर को हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट। इन 2 लेयर्स ने बाद में क्या करना होता है? बाद में इस एपीब्लास्ट लेयर का काम डिफरेंट होता है और इस हाइपोब्लास्ट का काम डिफरेंट होता है। इस एपीब्लास्ट ने फ्यूचर एक्टोडर्म बना देना है और एपीब्लास्ट ने फ्यूचर मेसोडर्म भी बनाना होता है। जो हाइपोब्लास्ट है इसने फ्यूचर का एंडोडर्म बनाना है। एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनाना एपीब्लास्ट का काम होता है और एंडोडर्म बनाना हाइपोब्लास्ट लेयर का काम होता है। और ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट कहाँ से बने हुए हैं? ये इनर सेल मास से बने हुए हैं। ये एम्ब्रियोब्लास्ट के सेलुलर की सेल्स की रीअरेंजमेंट हो चुकी हैं, उनमें सेलुलर डिफ्रेंसिएशन का काम हो चुका है। अब सबसे पहले ये एपीब्लास्ट लेयर की हम बात कर रहे हैं। ये एपीब्लास्ट लेयर आउटर की तरफ अपने लिए एक दूसरी लेयर बना देता है और इनके अंदर एक कैविटी अपेयर हो जाती है। इस बाहर की तरफ की जो लेयर है इसको हम कहते हैं एमनियन लेयर, या जस्ट सिंपल हम इसको एमनियन कह देते हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उस एम्ब्रियो की। और ये वाली जो लेयर है इसको हम कहते हैं एपीब्लास्ट, और इसके अंदर जो कैविटी अपेयर हो गई है इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब इस दूसरी लेयर की बात करते हैं। ये दूसरी लेयर यानी कि हाइपोब्लास्ट, अब ये क्या करेगा? ये भी अपने लिए एक बाहर की तरफ लेयर बना देगा इस तरीके से। पहले उसने अपने लिए लेयर बनाई थी जिसको हमने एमनियन कहा था। अब ये जो हाइपोब्लास्ट है ये भी अपने लिए एक लेयर बना देगा और इस लेयर को हम बोलेंगे यॉर्क सैक, और इसके अंदर जो कैविटी अपेयर हो जाती है उसको हम बोलते हैं यॉर्क सैक कैविटी। मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ कि एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट कैसे बने हैं। जब इम्प्लांटेशन हो रही थी तो उस दौरान में ट्रोफोब्लास्ट तो अपने लिए कोरियोनिक विलाय बना ही रहा था, लेकिन इनर सेल मास के साथ क्या हो रहा था? उसके सेल्स में रीअरेंजमेंट हो रही थी, उसके सेल्स में सेलुलर डिफ्रेंसिएशन हो रही थी। वो सेल्स 2 लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। जो ब्लास्टोसील के टॉप की लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपीब्लास्ट, और जो लोअर साइड पर है उसको हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट ने फिर बाद में जाकर एक्टोडर्म बनाना है और मेसोडर्म की लेयर बनानी है, और जो हाइपोब्लास्ट है उसने फ्यूचर का एंडोडर्मल लेयर बनाना है। अब इन एपीब्लास्ट में दोबारा से डिवीजन होगी और ये बाहर की तरफ अपने लिए एक लेयर बना देगा और इसमें एक कैविटी अपेयर हो जाएगी। उसके बाद हाइपोब्लास्ट भी अपने लिए एक लेयर बना देगा और उसके दरम्यान में भी इस तरीके से एक कैविटी बन जाएगी। तो ये वाली एमनियन, ये एपीब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट, और ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं यॉर्क सैक। अब यहाँ पे देखिए, इस लेयर को हमने कहा एमनियन, और इसके अंदर जो कैविटी मौजूद है उसको हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी, और इस एमनियोटिक कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, और ये इस एम्ब्रियो को सराउंड करेगा फिर बाद में, और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो उस एम्ब्रियो के लिए शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करेगा। तो जो एमनियोटिक लेयर है फिर ये सराउंड कर लेगी फीटस को हर तरफ से, चारों तरफ से। फिर यहाँ पे जो यॉर्क सैक है वो हमने इस लेयर को कहा, और ये जो इसकी लेयर थी उसको हमने कहा हाइपोब्लास्ट। तो
इस लेयर को हमने कहा यॉर्क सैक, और इसके अंदर जो कैविटी बन गई थी उसको हमने कहा यॉर्क सैक कैविटी। इस यॉर्क सैक कैविटी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे रिजर्व फूड पड़ा हुआ होता है, बट इन केस ऑफ ह्यूमन इसके पास बहुत लिटिल अमाउंट में, क्योंकि वो माइक्रोलेसिथल एग है ह्यूमन का जो एग है, तो इसलिए इस एग के पास चूँकि यॉर्क की क्वांटिटी कम है, अगर यॉर्क की क्वांटिटी ज़्यादा होती तो वो यॉर्क इधर आकर अरेंज हो जाता, लेकिन अब चूँकि यॉर्क नहीं है तो लिहाजा कुछ भी यहाँ पे नहीं अरेंज होता है। तो ये इन केस ऑफ बर्ड्स या जो इन केस ऑफ रेप्टाइल्स हैं तो उसमें इस यॉर्क सैक के अंदर यॉर्क आ जाता है, प्रॉपर्ली सारा का सारा यॉर्क इस यॉर्क सैक कैविटी में आकर अटैच हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट के बारे में। अब हम कहते हैं कि ये जो लेयर है, यानी कि जो एपीब्लास्ट की लेयर है और जो हाइपोब्लास्ट की लेयर है, इन दोनों को कंबाइनली हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क या बाइलैमिनर डिस्क। जो एम्ब्रियो की बॉडी है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो एक्चुअली इन दो लेयर से बनता है, जिनको हम कह रहे हैं बाइलैमिनर डिस्क या एम्ब्रियोनिक डिस्क हम कह रहे हैं। ये तो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर्स है, ये तो उसकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, यानी ये वाली जो है एमनियन है और ये वाली तो यॉर्क सैक की ये लेयर है। जो एम्ब्रियो बनता है वो प्रॉपरली इन 2 लेयर से बन रहा होता है। तो ये हमने स्टडी किया कि एम्ब्रियोनिक डिस्क किसको कहते हैं। एम्ब्रियोनिक डिस्क हम उस एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की लेयर्स को ही कह रहे हैं, जो कि करीब करीब अरेंज हुए हैं। तो ये हमने पढ़ा इनर सेल मास के बारे में, हमने पढ़ा कि एपीब्लास्ट कैसे बनता है, हाइपोब्लास्ट कैसे बनता है, फिर एमनियोटिक कैविटी कैसे बनती है, यॉर्क सैक की कैविटी कैसे बनती है, और एम्ब्रियोनिक डिस्क या बाइलैमिनर डिस्क हमने किसको कहा। तो ये सारे पॉइंट्स थे। इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है ये टॉपिक, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर आप स्टेप वाइज इसको अच्छे तरीके से पढ़ो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी।